तो ब्रॉडकास्ट बना देंगे, जिसके पास जो है उसी में डाल देगा, सबके पास पहुंच जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झांसी। मैं हूं झांसी में इस समय, और झांसी के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूं कि आखिर झांसी की महत्व क्या है। ये है झांसी का किला, और झांसी के किले में खड़े होके एक अदम्य साहस, वीरता और आत्मसम्मान का जो प्रतीक माना जाता है, और खुद में एक वीरता और साहस की अनुभूति फील हो रही है। झांसी की बात की जाए तो झांसी स्थित है बेतवा नदी और पहुंच नदी के मध्य झांसी स्थित है। झांसी को अगर देखा जाए तो झांसी का 11वीं शताब्दी में थोड़ा सा कम महत्व रहा है, और प्राचीन काल में झांसी और ये छेदी राष्ट्र का एक भाग था। 11वीं शताब्दी में इसकी भूमिका थोड़ी कम थी, लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते इसकी भूमिका बढ़ जाती है। रीजन उसके पीछे कारण ये था कि वहाँ पे एक राजा होते हैं वीर सिंह देव, जो इसके महत्व को बढ़ाते हैं। वीर सिंह देव का जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे। मुगल शासक जहांगीर, जिस वक्त चित्रकारी में आप जान सकते हैं, वहीं उसका बेटा जो शाहजहां था, जिसे स्थापत्य कला के बारे में आप देख सकते हैं। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर और वीर सिंह देव के मध्य एक अच्छे संबंध थे। ये संबंध अच्छे होने के नाते अब यहाँ पे स्थिति ये होती है कि 1613 में वीर सिंह देव ही इस किले का निर्माण कराते हैं, जो आप हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, एक ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छे किले को यहाँ पे निर्माण कराया गया था 1613 में। बाद में स्थितियां ये होती हैं कि 1627 में वीर सिंह देव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक पन्ना के छत्रसाल इसका प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं। पन्ना ये जब छत्रसाल जब इसको अपने हाथ में ले लेते हैं, स्थितियां तब होती हैं कि जब मोहम्मद खान बेगास, मुगल सेनापति, अटैक करता है झांसी पर, तो उस समय में बाजीराव पेशवा जो प्रथम थे, उन्होंने छत्रसाल की बहुत मदद की। मदद के अनुसार जब जैसे मदद होती है, इस वजह से छत्रसाल खुश होते हैं और झांसी का कुछ हिस्सा दे देते हैं बाजीराव पेशवा प्रथम को। स्थितियां ये होती हैं। उसके बाद पेशवा को दे दिए जाते हैं मराठा साम्राज्य की स्थितियां क्या होती है, अब झांसी में इन्वॉल्वेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मराठा साम्राज्य यहाँ पे आता है, वो अपने सूबेदार को नियुक्त करना शुरू कर देता है। झांसी में अपने अपने सूबेदार रखे जाते हैं। जो सूबेदार सबसे पहला नोरा शंकर पहला सूबेदार यहाँ पे नियुक्त होते हैं, और वो अपने प्रशासन को कड़े प्रशासक के रूप में माने जाते हैं और प्रशासन को अच्छे से चलाते हैं। उसके बाद सूबेदार बदलते जा रहे हैं और सूबेदार हमेशा बदलते जा रहे हैं। उसी में एक रघुनाथ राव प्रथम एक सूबेदार, जो एक अच्छे प्रशासक थे, और रघुनाथ राव अच्छे प्रशासक के होने के नाते उन्होंने झांसी के किले का विस्तार कराया, और झांसी के किले के विस्तार के साथ ही रघुनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद फिर सूबेदार बदलते रहते हैं। उसके बाद रामचंद्र राव जब शिवराव के पुत्र रामचंद्र राव यहाँ के सूबेदार बनते हैं, तो उसके समय वो थोड़े से कमजोर प्रशासक होते हैं, और वहाँ पे स्थितियाँ डगमगा जाती है। फिर रघुनाथ राव तृतीय फिर बनते हैं, वहाँ पे स्थितियाँ गड़बड़ा जाती हैं। उसके बाद 1803 की स्थितियाँ देखा जाए तो अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध थे। अंग्रेजों के साथ संधि होती है मराठाओं की। उसके बाद स्थितियाँ ये होती है, रामचंद्र राव के बाद गंगाधर राव को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है गंगाधर राव को। और इन्हीं गंगाधर राव से विवाह होता है मणिकर्णिका की। मणिकर्णिका का विवाह होता है, जो इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है इतिहास में मणिकर्णिका। और आप 1857 की क्रांति में देख सकते हैं, एक अहम भूमिका देख सकते हैं झांसी की रानी। स्थितियाँ ये हो गई थी कि यहाँ पे सुचारू रूप से शासन चला रही थी। उसी समय भारत में गवर्नर जनरल आता है, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिसका टाइम पीरियड था 1848 से लेकर 1856। उसने भारत में क्या किया, राज हड़प नीति को अपनाया, और भारत के हर क्षेत्र को उसने अपनाना चाहा। सबसे पहले तो अवध को कुशासन का आधार बना के अवध को कब्जा में कर लिया। रही बात झांसी की, तो झांसी पे भी वो अपने कब्जे को लेकर चाहता है कब्जा करना। यहाँ स्थितियाँ ये थी कि दत्तक पुत्र का खेल हो जाता है, और अंग्रेज मानते हैं कि मैं दत्तक पुत्र को मानता ही नहीं हूँ, इस वजह से झांसी अब हमारी हुई। झांसी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, और यहीं पे झांसी की शेरनी यानी लक्ष्मीबाई बिगुल फूंक देती है अंग्रेजों के खिलाफ। स्थितियाँ ये होती है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये सब चलता रहता है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन 1856 में
लॉर्ड डलहौजी को हटा के नया गवर्नर जनरल स्थापित किया जाता है, जिसका नाम रहता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब भारत आता है उसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति अगर देखा जाए तो मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के जवान थे, और मंगल पांडे यहाँ पे बंगाल में गोली चलती है 29 मार्च 1857 को, और मंगल पांडे को बिना किसी अपील के 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी जाती है।